गाइज, चलो आज करते हैं वे लिव रूल्स। लिव रूल्स आए थे 1 जून 1972 को। ठीक। लिव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट। लिव हम राइट की तरह क्लेम नहीं कर सकते। व्हेन द एजेंसी ऑफ पब्लिक सर्विसेज सो रिक्वायर लिव ऑफ एनी काइंड मे बी रिफ्यूज्ड और रिवोक्ड बाय द अथॉरिटी competent to grant it, but it shall not be open to that authority to alter the kind of leave due and applied for, except at the written request of the government servant। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई सार्वजनिक कार्य है जिसके लिए सर्विस की आवश्यकता है, तो उसमें अथॉरिटी चाहे तो आपकी छुट्टी को मना कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है। ठीक है, पर छुट्टी को ना बदल नहीं सकते, अल्टर नहीं कर सकते। अगर आपने रिटर्न एप्लीकेशन दे रखी है उसमें कर सकते हैं। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट लीव अप्लाइड अंडर रूल 20 shall not be refused or revoked without reference to the medical authority whose advice shall be binding। हाँ, अगर रूल 20 के अंडर आपने मेडिकल छुट्टी ले रखी है तो उसको अथॉरिटी रिवोक नहीं कर सकती, और अगर ऐसा उसे कुछ करना है तो मेडिकल अथॉरिटी से उसे रेफरेंस लेना पड़ेगा, इसके लिए वो बाध्य है। Except as provided in Rule 39 and this rule, any claim to leave to the credit of a government servant who is dismissed or removed or who resigns from the government service ceases from the date of such dismissal or removal or resignation। अगर कोई बंदा डिसमिस या रिमूव वगैरह हो सकता है तो वो छुट्टी वगैरह नहीं ले सकता जो भी उसके अकाउंट में थी। ठीक। वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज फॉर अनदर पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाता है तो वो रिजाइन देके जाता है, तो उसका लीव अकाउंट भी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो भी उसके साथ जाएगा। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर डिसमिस या रिमूव हो गया था और उसके बाद उसको दोबारा से ज्वाइन करवा लिया जाता है, तो उसका जो लीव अकाउंट जो पहले था वही माना जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, काउंट किया जाएगा उसको। A government servant who having retired on compensation or invalid pension or gratuity is re-employed and allowed to count his past service for pension shall be entitled to count his former service towards leave। अगर कोई रिटायर हुआ था बंदा, तो अगर उसका कोई भी इनवैलिड पेंशन है या कुछ भी है, वो दोबारा से सर्विस में आता है, उस टाइम को काउंट किया जाता है सर्विस के लिए। तो जो उसका फॉर्मर सर्विस का टाइम था उसको लीव में माना जाएगा। ठीक। At the request of a government servant, the authority which granted him leave may commute it retrospectively into leave of a different kind which was due and admissible to him at the time the leave was granted, but the government servant cannot claim such commutation as a matter of right। हाँ, अगर कोई छुट्टी पे गया है तो वो उस छुट्टी की काइंड्स को बदल सकता है। अगर कोई ईएल पे गया है तो उसको बाद में अगर चेंज करवाना चाहे तो सीएल में करवा सकता है, मतलब किसी भी में करवा सकता है। और ऐसी चीज़ को चेंज करवाने के लिए छुट्टी की कंडीशन को, तो उसे जब उसने ज्वाइन किया है उसके 30 दिन के अंदर उसको वो करना पड़ेगा अप्लाई। ठीक है। हाँ, ये पॉइंट आ गया। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट 5 साल से ज़्यादा कंटिन्यू छुट्टी नहीं ले सकता है। ठीक है, provided that the rule shall not apply to a case where leave is applied on medical certificate in connection with disability। हाँ, अगर इसमें ये जो रूल है उसमें अप्लाई नहीं होता, अगर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट पे ले रहा है, उसको कोई डिसेबिलिटी है तो अदर्स में अप्लाई होएगा। हाँ, जो नॉन गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके उसका लीव अकाउंट है जो फॉर्म 2 में मेंटेन किया जाता है। किसके द्वारा? ऑडिट ऑफिसर के द्वारा। Leave shall not be granted to a government servant whom a competent punishing authority has decided to dismiss, remove or compulsory retire from government service। अगर competent authority किसी को dismiss करना चाहती है या punishment या remove करना चाहती है तो उसको छुट्टी नहीं मिलेगी, लीव नहीं मिलेगा उसको।
गेस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए सर्टिफिकेट फॉर्म 3 होता है, जो CGHS स्कीम के अंडर आते हैं। और इसमें मेडिकल अटेंडेंस रूल है 1944। ठीक है। गेस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो CGHS के अंडर आते हैं, अगर वो हेड क्वार्टर से आउटसाइड हैं तो वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट इन फॉर्म 3 एंड फॉर्म 5। और उसके लिए मत अथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट होना चाहिए। हाँ, नॉन गॉस्टेड सर्वेंट्स है जो सीजीएस के अंडर आते हैं, उस वो दे सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 4 में और फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर्म 5 में। In case of a government servant who has acquired disability, the medical authority shall certify in Form 3A। डिसेबिलिटी वाले फॉर्म 30A में आते हैं। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही कर रहे हैं गाइज, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, लेंथी हो जाएगा। Unless the authority competent to grant leave extends the leave, a government servant who remains absent after the end of leave is entitled to no leave salary for the period of such absence, and that period shall be debited against his leave account as though it were half pay leave to the extent such leave is due, the period in excess of such leave due being treated as extraordinary leave। अगर कोई बंदा छुट्टी पे गया था और वो छुट्टी ख़त्म होने के बाद भी वापस नहीं आया, absence रहता है, तो उसकी छुट्टी काटी जाएगी अकाउंट से, हाफ पे लीव जो भी उसकी ड्यू होगी। अगर कोई भी नहीं है तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी माना जाएगा और इस पीरियड की उसको सैलरी भी नहीं मिलेगी। सेकंड पॉइंट, willful absence from duty after the expire of leave renders a government servant liable to disciplinary action। अगर कोई छुट्टी पे गया है और गवर्नमेंट सर्वेंट और वो वापस नहीं आता, वो अपनी मर्जी से एब्सेंस रहता है, तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, उसके लिए वो जिम्मेवार है। ये आगे अर्न लीव, इसमें क्या होता है, टू इंस्टॉलमेंट्स में आती है। जनवरी के फर्स्ट में क्रेडिट हो जाती है 15 दिन की, और जुलाई में हो जाती है 15 डेज, और ये एडवांस में क्रेडिट होती हैं। हाँ, ये ज्वाइनिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको देख लेना आप, अगर आपको ज्वाइनिंग टाइम के बारे में जानना हो तो। द लीव एट the credit of government servant at the close of the previous half year shall be carried forward to the next half year, subject to the condition that the leave so carried forward plus the credit for the half year do not exceed the maximum limit of 300 days। तो इसमें कह रहे हैं अगर किसी के पास 300 दिन की छुट्टी इकट्ठी हो जाती है तो 300 ही हम ज़्यादा 300 ही क्रेडिट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम ऐड नहीं कर सकते। वो फिर आपकी 6 मंथली पीरियड में एक्सपायर हो जाती है, या तो आप उनको अवेल कर लो, नहीं तो वो लैप्स हो जाएंगी। यहाँ पे ये कह रहे हैं earned leave may be granted to a government servant in class 1 of class second service or to a government servant mentioned in the expression to sub rule for a period exceeding 180 days but not exceeding 300 days if the entire leave so granted or any portion thereof is spent outside India, Bangladesh, Bhutan, Burma, श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान। तो कह रहे हैं अगर इंडिया में कोई छुट्टी ले रहा है तो 180 दिन तक होती है, और अगर इन कंट्रीज़ में जो है ये इंडिया से बाहर टाइम बिताया है, बांग्लादेश, भूटान, बुर्मा, श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान, तो इसमें 300 दिन तक हो सकती है, पर उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अर्न लीव का जो काउंट करने का होता है वो होता है 2.5 डेज इच कम्प्लीटेड मंथ से। ठीक है, 2.5 दिन की छुट्टी मिलती है आपको हर महीने में। हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे चला जाता है या फिर अब्सेंस रह गया, पहले भी जिक्र रहा था जिसका, तो उसको डाइज नोन की तरह ट्रीटेड किया जाता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1/10। जैसे कि सपोज करो किसी ने 20 डेज की ईओएल या डाइज नोन हो गया, तो उसको 20 × 110 से होएगा। तो इसमें उसको हम निकालेंगे तो
2 दिन की जो छुट्टी होंगी 2 डेज की, उसके एक्स्ट्रा कटेंगे ईएल में से। अब आगे हाफ पे लीव का होता है 10 डेज का होता है, ये भी वैसे ही ईएल की तरह 1 जनवरी और 1 जुलाई को एडवांस में क्रेडिट होती हैं। और इसको ईच कंप्लीटेड मंथ में 5/3 से किया जाता है काउंट। हाँ, अगर कोई इसमें ये डाइजन वगैरह हो गया है तो इसमें भी होता है काटने का फॉर्मूला, इसका 1/18 होता है पीरियड का। जैसे किसी ने 180 दिन की डाइजन हो गई सपोज करो, तो उसको 1/18 करेंगे तो 10 डेज उसके एचपीएल के भी लेस होंगे उसमें से, उसके लीव अकाउंट से। और मैक्सिमम इसमें 10 डेज ही कर सकते हैं हम, 10 डेज से ज़्यादा नहीं कर सकते चाहे कितना ही लंबा पीरियड हो। और ईएल वाले में होता है 15 डेज मैक्सिमम। कम्यूटेड लीव आ गई। कम्यूटेड लीव में क्या है, ये हाफ पे लीव जो होती है उसके अकाउंट में उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, और 2 हाफ पे लीव इक्वल टू 1 कम्यूटेड लीव होती है। हाफ पे लीव मैक्सिमम 180 डेज तक अलाउड होती है कम्यूटेड करवाने की ड्यूरिंग इंटायर सर्विस विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। और इसमें आपको अप्रूव्ड कोर्स होना चाहिए, स्टडी सर्टिफाइड इन पब्लिक इंटरेस्ट लीव सैंक्शन अथॉरिटी के द्वारा। Where a government servant who has been granted commuted leave resigns from service or at his request permitted to retire voluntarily without returning to duty, the commuted leave shall be treated as half pay leave, and the difference between the leave salary in respect of commuted leave and half pay leave shall be recovered. अगर कोई कमिटेड लीव लेके गया है और वो रिजाइन दे देता है तो उसकी कमिटेड लीव को हाफ पे लीव की तरह ही माना जाएगा, और उसके सैलरी भी रिकवर्ड की जाएगी उसकी पे से। हाँ, अगर कोई बंदा बीमार था या फिर वो उसकी डेथ हो जाती है बीमारी की वजह से, तो उस सिचुएशन में ये जो पॉइंट ऊपर बताया था हमने, उसकी रिकवरी नहीं की जाती है। सेव इन द केस ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट लीव नॉट डू मे बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉय और कासी परमानेंट एम्प्लॉय limited to maximum 360 days during the entire service or medical certificate subject to the following condition. तो लीव नॉट ड्यू का पीरियड कितना 360 डेज का होता है इंटायर सर्विस में मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ। कंडीशन क्या क्या है, द अथॉरिटी competent to grant leave is satisfied that there is reasonable prospect of the government servant returning to duty on its expire। तो अथॉरिटी को आप पे विश्वास होना चाहिए कि इसका रीजन है जो रीजन से सेटिस्फाई होना चाहिए, और आप ड्यूटी ज्वाइन कर लोगे छुट्टी ख़त्म होने के बाद। लीव नॉट ड्यू तब मिलती है जब अगर आपके अकाउंट में हाफ पे लीव नहीं है, और इसको बाद में हाफ पे लीव से लेस किया जाएगा। जैसे जैसे आप पे लीव आएंगी आपके लीव नॉट ड्यू उसमें से काटते जाएंगे। लीव नॉट ड्यू इस केस में भी ग्रांटेड होती है, जैसे किसी कोई सफरिंग कर रहा है टीबी से, या चाहे वो टेम्परेरी गवर्नमेंट ही क्यों ना हो सर्वेंट, लेप्रोसी, कैंसर है, मेंटल इलनेस है, इसमें भी 360 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकती इंटायर सर्विस में। ठीक है। हाँ, इसमें कह रहे हैं कि मिनिमम 1 साल की सर्विस होनी चाहिए अगर कोई टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो। ये भी वही आ गया, अगर कोई लीव नोट ड्यू लेके गया है और वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेता है या वापस ही नहीं आता छुट्टी जाने के बाद, तो उसकी भी सैलरी से रिकवर्ड किया जाएगा जो भी छुट्टी ली थी उसके अमाउंट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में आ गया, ये 6 मंथ्स तक होती है उसके लिए जो 1 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेता है। ठीक है।
24 months where the leave is required for the purpose of studies certified to be in the public interest. गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न हैज़ completed 3 years continuous सर्विस। हाँ, अगर कोई 3 साल की कंटिन्यू सर्विस कर लेता है तो उसको 24 मंथ्स की मिल जाती है। किस पर्पज़ के लिए? स्टडी का पर्पज़ होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट में, वही जो ऊपर बताया गया था। लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के लिए आप 300 डेज तक की छुट्टी ले सकते हैं। A balance of at least 30 days of earned leave is available to his credit after taking into account the period of encashment as well। तो आप ये कह रहे हैं कि जो लीव इनकैशमेंट हम लेते हैं एलटीसी वगैरह पे जाते हैं तो उसमें आपके अकाउंट में 30 डेज, आपकी जो 10 डेज की लीव इनकैशमेंट ली है उसको डेबिट करने के बाद बचने चाहिए, यानी कि 40 डेज होने चाहिए मिनिमम। और आप टोटल फुल्ली सर्विस में 60 डेज तक की लीव इनकैशमेंट ले सकते हो। और ये 10 एक टाइम पे 10 डेज की ही ले सकते हैं, 10 डेज के 6 स्पेल हो सकते हैं इंटायर सर्विस। ये इसको काउंट करने का बता रखा है, कैसे काउंट होती है। इसमें आता है आपकी जो पे है वो प्लस डीए जो प्रेजेंट रेट है, और मल्टीप्लाई बाय 10 डेज, और अंडर आएगा 30। इसको आप निकाल सकते हो ऐसे। ऐसे ही जो रिटायरमेंट पे कैश इक्विवेलेंट होता है उसमें भी यही होता है, आपकी बेसिक पे लास्ट और डीए अंडर 30 मल्टीप्लाई बाई जितने भी आपके दिन है, 300 ईएल है या 200 जो भी। और अगर एचपीएल है तो एचपीएल में भी ऐसे ही होएगा। इसमें कह रहे हैं अगर आपके जो दोनों छुट्टियां हैं ना एचपीएल और ईएल हैं उसमें 300 दिन से ज़्यादा का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, 300 डेज ही माने जाएंगे टोटल। अगर जैसे 200 डेज ईएल है तो 100 डेज आप एचपीएल ऐड कर सकते हो इसमें। अब आगे मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव का लिए वही है, 2 बच्चे होने चाहिए आपके, 180 दिन तक ले सकते हैं। और लीव सैलरी वही मिलेगी जो आपकी छुट्टी लेने से पहले थी। अबॉर्शन वगैरह के टाइम पे भी आपको 45 डेज का मैटरनिटी मिल जाता है, फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए होती हैं। मैटरनिटी लीव को किसी भी छुट्टी के साथ कंबाइन कर सकते हो। मैक्सिमम 2 ईयर तक हो सकता है मैटरनिटी लीव के साथ कंबाइनेशन, उससे ज़्यादा नहीं होएगा। हाँ, अगर कोई सुरोगेट मदर है, उसने मतलब किसी और से बच्चा करवाया, आजकल करवाते हैं, तो जो कमीशनिंग मदर है जिसने बच्चा बनवाया अपने लिए, जो विलिंग है, उसको 180 डेज का मिलेगा, ऐसे ही जैसे ऊपर मिल रहा है 2 बच्चों के लिए मैटरनिटी लीव गवर्नमेंट सर्वेंट्स को। ठीक है। पैटर्निटी लीव 15 डेज की मिलती है चाइल्ड बर्थ पे मिल के बाद, और अगर आप चाहो तो पहले भी ले सकते हो डिलीवरी से। इसमें भी सैलरी इक्विवेलेंट रहती है, कोई भी छुट्टी कंबाइंड हो सकती है पैटर्निटी लीव के साथ भी। और सुरोगेसी वाले में भी कमीशनिंग कमीशनिंग फादर को भी मिल जाती है पैटर्निटी लीव 15 डेज की चाइल्ड डिलीवरी के बाद। चाइल्ड केयर लीव आ गई। चाइल्ड केयर लीव होती है 73 डेज की होती है, और इसमें आप एक स्पेल में 5 डेज मिनिमम लेनी होती है। और जो इसका फर्स्ट 365 डेज होते हैं उसमें तो आपकी सैलरी 100% रहती है जो लास्ट थी छुट्टी लेने से पहले। और सेकंड आता जो 365 का स्पेल, उसमें 80% सैलरी मिलेगी आपको। चल, इसके लिए भी टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन होने चाहिए। ठीक है गाइज, इतना ही था। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।